नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। देखिए दोस्तों, ये जो रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग है, इन्होंने अपने दो शिष्यों अर्नेस्ट मार्सडन और हैंस गाइगर के साथ में मिलकर किया। और इस रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से हमें एक नया परमाणु मॉडल मिला। और वो काफी सन 1911 में रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया अपने दो शिष्यों के साथ में मिलकर। देखिए क्या है, सन 1911 में रदरफोर्ड ने अपने शिष्यों हैंस गाइगर और अर्नेस्ट मार्सडन के साथ मिलकर अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि इस अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की जो प्रायोगिक व्यवस्था है वो क्या है, किस प्रकार से इसका प्रायोगिक व्यवस्था सेटअप रहा। देखिए, सर्वप्रथम इन्होंने ली एक भट्टी और उस भट्टी के अंदर रखा रेडियो एक्टिव पदार्थ बिस्मिथ। यहां पर ये हमारे पास में एक भट्टी है और इस भट्टी के अंदर रखा गया बिस्मिथ। देखिए दोस्तों, यहां पर बिस्मिथ 234 को रखा गया। ये हमारे पास में रेडियो एक्टिव पदार्थ है। इस रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं इसके बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए, यहां पर रेडियो एक्टिव पदार्थ बिस्मिथ का प्रयोग किया गया। रेडियो एक्टिव पदार्थ बिस्मिथ 234 लिया गया। सर्वप्रथम हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं, कि वे पदार्थ जो स्वतः ही अति सूक्ष्म कणों का लगातार उत्सर्जन करते रहते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, कुछ ऐसे मैटर भी होते हैं जो स्वतः ही अपने आप ही उनमें से अति सूक्ष्म कणों का उत्सर्जन होता है, जैसे अल्फा कण निकल जाते हैं, उनमें से बीटा पार्टिकल्स निकल जाते हैं, गामा किरणें निकल जाते हैं। तो उन पदार्थों को हम रेडियो एक्टिव पदार्थ और उस घटना को हम रेडियो एक्टिव क्षय कहते हैं। तो हमने यहां पर बिस्मिथ 234 रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया है और इस रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा पार्टिकल्स इसमें से बाहर निकलते हैं। और अल्फा पार्टिकल की किरण पुंज प्राप्त करने के लिए उन्हें लेड की ईंटों में से गुजारा जाता है। यहां पर ये लेड की ईंटें रखी हुई है, बारीक उनके मध्य छिद्र है, उनके मध्य बारीक सा छिद्र है। ये हमारे पास में है लेड की ईंटें हैं। और इन ईंटों में से जब अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं इनकी एक पतली किरण पुंज प्राप्त होती है। ये हमारे पास में है अल्फा किरण पुंज। ये जो अल्फा किरण पुंज है इसकी ऊर्जा होती है लगभग 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले अल्फा किरण पुंज प्राप्त होती है। और उस अल्फा किरण पुंज को एक पतली सोने की पन्नी पर आपतित कराया जाता है। ये हमारे पास में है एक पतली सोने की पन्नी। इस पतली सोने की जो पन्नी है उसकी मोटाई बहुत कम ली गई और इसकी मोटाई 10 की घात -7 मीटर ली गई। इस पतली सोने की पन्नी पर अल्फा पार्टिकल्स का आपतन कराया गया। इस तरीके से इस पन्नी को व्यवस्थित किया गया। इसके चारों ओर
इसके चारों ओर ये हमने लिया जिंक सल्फाइड का पर्दा, ये है जिंक सल्फाइड का पर्दा, जिंक सल्फाइड का पर्दा। और यहां से जब अल्फा पार्टिकल्स इस सोने की पन्नी से टकराते हैं तो उन सोने की पन्नी से टकराने वाले पार्टिकल्स का परीक्षण करने के लिए यहां पर हम यूज में लेते हैं एक सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी यूज में लेते हैं। ये सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी। देखिए ये है प्रायोगिक व्यवस्था। एक बार इस प्रायोगिक व्यवस्था को समझ लेंगे आप, क्या है इस एक्सपेरिमेंट में, क्या है कि रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग अपने दो शिष्यों के साथ में मिलकर किया, हेंस गाइगर और अर्नेस्ट मार्सडन। 1911 में ये एक्सपेरिमेंट किया गया। अब इस एक्सपेरिमेंट की जो प्रायोगिक व्यवस्था है वो आप लोग समझ लेंगे। ये हमने दिखाई है आप लोगों को प्रायोगिक व्यवस्था। प्रायोगिक व्यवस्था, प्रायोगिक व्यवस्था में देखिए सर्वप्रथम एक भट्ठी यूज में ली जाती है और उस भट्ठी के अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा जाता है और रेडियो एक्टिव पदार्थ के रूप में हम बिस्मिथ 234 प्रयोग में ले रहे हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें से लगातार अति सूक्ष्म कणों का उत्सर्जन होता रहता है, तो उन पदार्थों को हम रेडियो एक्टिव पदार्थ था, उस घटना को हम रेडियो एक्टिव क्षय कहते हैं। जैसे बिस्मिथ 234 रेडियो एक्टिव पदार्थ है, यूरेनियम, थोरियम, एक्टिनियम। ये जो उच्च द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु है वो मोस्टली रेडियो एक्टिव पदार्थ ही होते हैं और स्वतः ही अपने आप ही अति सूक्ष्म कणों का उत्सर्जन करते हैं। और उन अति सूक्ष्म कणों में से अल्फा पार्टिकल्स हो सकते हैं, बीटा पार्टिकल्स हो सकते हैं और बीटा पार्टिकल्स के रूप में इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन दोनों होते हैं। इसके साथ में गामा तरंगों का उत्सर्जन हो सकता है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ अति सूक्ष्म कणों का उत्सर्जन करते हैं और बिस्मिथ 234 है वो अल्फा कणों का उत्सर्जन करता है। बिस्मिथ 234 अल्फा पार्टिकल्स का उत्सर्जन करेगा और अल्फा पार्टिकल्स का जब ये उत्सर्जन करता है तो यहां से हमें एक बारीक किरण पुंज प्राप्त होती है। बारीक किरण पुंज प्राप्त करने के लिए इन्हें हम लेड की ईंटों में से गुजारते हैं तो ये हमें अल्फा किरण पुंज प्राप्त हो जाती। इस अल्फा किरण पुंज की जो ऊर्जा है वो लगभग 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब इस अल्फा किरण पुंज को आपतित कराया जाता है सोने की पन्नी पर और सोने की पन्नी बहुत ही कम मोटाई वाली यूज में ली जाती है। 10⁻⁷ मीटर मोटाई की सोने की पन्नी का हमने यहां पर प्रयोग किया है। रदरफोर्ड ने इस प्रयोग में बहुत कम मोटाई वाली सोने की पन्नी का प्रयोग किया और यहां से जब सोने की पन्नी पर यह अल्फा किरण आपतित होती है तो इससे टकराने के पश्चात अल्फा पार्टिकल्स चारों दिशाओं में, सभी संभव दिशाओं में परिकिणित हो जाते हैं और उस परिकिणित अल्फा कणों को देखने के लिए, प्रेक्षित करने के लिए इसके चारों ओर जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा होता है। ये एक जिंक सल्फाइड की दीवार है और इस दीवार, यहां से परिकिणित होने वाले जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो इस दीवार से जाकर टकराते हैं और वहां पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से हमें अल्फा पार्टिकल्स का पता लग जाता है कि इस दीवार से कौन से हिस्से में जाकर टकरा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो है इसकी प्रायोगिक व्यवस्था। अब इसके पश्चात हम बात करते हैं जब इस एक्सपेरिमेंट को किया गया तो क्या क्या प्रेक्षित हुआ, क्या क्या दिखाई दिया, तो वो हम पुट करेंगे प्रेक्षण में। प्रेक्षण में पहला बिंदु देखेंगे आप। देखिए दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ये देखा गया कि ज्यादातर पार्टिकल्स हैं वो बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाते हैं। ज्यादातर जो पार्टिकल्स हैं वो यहां से आ रहे हैं, सीधे के सीधे यहां पर जाकर टकरा जाते हैं। लगभग 99.86% पार्टिकल्स बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाते हैं। तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाते हैं, 99.86%। तो मैं यहां पर पहला जो प्रेक्षण है, सर्वप्रथम देखा गया भाग है, जो घटना देखी गई वो मैं यहां पर पुट कर रहा हूं कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल
ज्यादातर अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाते हैं, सीधे ही निकल जाते हैं, बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाते हैं। दूसरा बिंदु आप देखेंगे कि ज्यादातर 99.86% पार्टिकल्स तो बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाते हैं, उनके पथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन कुछ कण, कुछ पार्टिकल्स जो शेष पार्टिकल्स हैं 0.14%, वो अपने पथ से विचलित हो जाते हैं, अपने पथ से परिकिणित हो जाते हैं। तो शेष पार्टिकल्स, शेष जो बच गए हैं उनमें से शेष अल्फा कण परिकिणित हो जाते हैं, परिकिणित हो जाते हैं, परिकिणित हो जाते हैं। तीसरा बिंदु देखेंगे कि देखिए इन्होंने कुछ घटनाएं और देखी कि लगभग 8000 अल्फा पार्टिकल्स में से कम एक अल्फा पार्टिकल्स तो ऐसा होता है जिसका परिकिरण 90 डिग्री के कोण पर होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि ये इसकी मूल दिशा होती है और उसका 90 डिग्री से अधिक कोण पर, इसका मतलब वो इधर इस दिशा में आ जाता है। तो 8000 कणों में से एक अल्फा पार्टिकल्स तो कम से कम ऐसा होगा जिसका परिकिरण 90 डिग्री से अधिक पर हो जाता है। तो मैं यहां पर पुट कर रहा हूं कि लगभग 8000 अल्फा कणों में से, लगभग 8000 अल्फा कणों में से कम से कम एक अल्फा कण का परिकिरण, कम से कम एक अल्फा कण का परिकिरण, कम से कम एक अल्फा कण का परिकिरण 90 डिग्री से 90 डिग्री से अधिक के कोण पर होता है, 90 डिग्री से अधिक के कोण पर होता है। तो ये चौथा और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था कि 8000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल तो ऐसा होगा जिसका परिकिरण 90 डिग्री से अधिक के कोण पर होता है। एक प्रेक्षण और देखा गया, उसमें यह देखा गया कि 20000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण तो ऐसा होता है कि जिसका परिकिरण 180 डिग्री के कोण पर होता है, अर्थात वो जिस पथ पर जाता है यहां से टकराएगा, वापस उसी पथ पर ही लौट आता है, 180 डिग्री पर उसका परिकिरण हो जाता है। तो लगभग 20000 अल्फा कणों में से कम एक अल्फा कण ऐसा होता है जिसका परिकिरण 180 डिग्री पर होता है। तो लगभग 20000 अल्फा कणों में से, लगभग 20000 अल्फा कणों में से कम एक अल्फा कण का परिकिरण, कम से कम एक अल्फा कण का परिकिरण 180 डिग्री के कोण पर होता है, 180 डिग्री के कोण पर होता है, अर्थात वो जिस पथ पर जाता है सोने की पन्नी से टकराकर वापस उसी पथ पर ही लौट आता है। तो ये देखा गया, ये प्रेक्षण किया गया। ये जो चौथा प्रेक्षण है इसके बारे में रदरफोर्ड ने अपना एक स्टेटमेंट दिया, अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि मैंने ऐसी घटना पहले कभी नहीं देखी और उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि एक 15 इंच वाला तोप का गोला किसी कागज पर टकराया, कागज पर दागा गया तो उस कागज से टकराकर चलाने वाले पर खुद पर ही वार कर बैठा, ऐसी उसको अचंभित घटना प्रतीत हुई। एक बार जो रदरफोर्ड को जो घटना मालूम हुई अचंभित करने वाली, उस घटना को सुन लीजिए
कि जब ये 20,000 पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल से 180 डिग्री कोण पर वापस आ गया, तो उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि जैसे ये कोई कागज का टुकड़ा है और अल्फा पार्टिकल से एक 15 इंच का तोप से निकला हुआ गोला है और वो इस कागज की पन्नी से टकराकर वापस आ जाता है, जिस चलाने वाले पर ही वापस आकर गिर जाता है। ऐसा उसे महसूस हुआ, ऐसा उन्हें प्रतीत हुआ। तो रदरफोर्ड ने अपने स्वयं के शब्दों में ये बात उन्होंने बताई। तो इस एक्सपेरिमेंट के जो मुख्य प्रेक्षण है वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट से निकलने वाले कुछ निष्कर्ष, जो प्रेक्षण है उन्हीं से ही कुछ निष्कर्ष निकलेंगे और उन निष्कर्षों की हम यहां पर चर्चा करेंगे। मैं एक बार उन निष्कर्षों को आप लोगों के सामने रख देता हूं, बता देता हूं। देखिए, जो पहला प्रेक्षण है कि ज्यादातर अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो परमाणु है, कि यहां से ये जो सोने की पन्नी है, एक बार आप इस डायग्राम को देख लेंगे, जिसको नोट करना है वो नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेने का समय मैंने दिया है। अब आप देखेंगे कि ये जो सोने की पन्नी है, इसको मैं यदि जूम करके दिखाऊं, बड़ा करके हम दिखाएं, तो ये सोने की पन्नी इस तरीके से बनी हुई है कि ये इसमें परमाणु हैं और एक परमाणु दूसरे परमाणु पर इस तरीके से लगे हुए हैं। अब यदि मैं इसको और जूम करके दिखाऊं, तो ये एक जो परमाणु है वो इस तरीके से है, एक जो परमाणु है वो इस तरीके से मौजूद है, ये, और इसके नीचे एक परमाणु और है, ऐसे ही और हैं, इस तरीके से खूब सारे परमाणुओं से मिलकर ये सोने की पन्नी बनी हुई है। ओके, अब यहां पर इसके ऊपर अल्फा कणों का जब आपतन करवाया तो ये देखा गया कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाते हैं। 99.86% पार्टिकल्स अपने पथ से विचलित नहीं होते। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश हिस्सा खाली रहता है, अधिकांश हिस्सा खाली रहता है और ये नाभिक के चारों ओर का हिस्सा होता है। इसमें यह कहा गया है कि शेष अल्फा कण परिकिणित हो जाते हैं, अपने पथ से विचलित हो जाते हैं। तो शेष अल्फा जो पार्टिकल्स हैं, अल्फा कण हैं, वो परिकिणित होते हैं, वो इस धनावेशित नाभिक से होते हैं। किससे होंगे? इस धनावेशित नाभिक से। अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो धनावेशित पार्टिकल्स होते हैं, द्विआयनित कण होते हैं, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन अवस्थित होते हैं। 2 प्रोटॉन जितना उन पर धनावेश होता है, तो यहां से जब अल्फा पार्टिकल्स इसके ऊपर आपतित होते हैं तो वो इससे टकराकर चारों ओर सभी संभव दिशाओं में चले जाएंगे, परिकिणित हो जाएंगे। इस नाभिक से अल्फा पार्टिकल्स परिकिणित होते हैं। देखिए, यहां पर टक्कर, बात आती है टक्कर की, यहां पर अन्योन्य क्रिया होती है और प्रतिकर्षण से ही वो जो अल्फा कण है वो चले जाते हैं, अपने पथ से विचलित हो जाते हैं। और उन्हीं से ही देखा गया कि 8000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल्स का 90 डिग्री से अधिक के कोण पर परिकिरण हो जाएगा, जो बिल्कुल इसके इस सिद्ध में आएगा वो इस तरीके से टकराकर चला जाएगा। और जब 180 डिग्री पर भी 20,000 कणों में से एक पार्टिकल ऐसा भी होगा जिसका परिकिरण 180 डिग्री पर हो जाता है, तो वो बिल्कुल नाभिक के बीचों बीच में सिद्ध में जाकर टकराता है। इस वजह से ऐसा होता है। टकराने का अर्थ यहां पर संपर्क से नहीं है, अल्फा पार्टिकल्स नाभिक के संपर्क में नहीं आते, दूर से ही प्रतिकर्षित होकर चले जाते हैं। देखिए, इस एक्सपेरिमेंट से ये निष्कर्ष निकला कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान तथा लगभग संपूर्ण द्रव्यमान तथा संपूर्ण धनावेश परमाणु के केंद्र पर एक छोटे से क्षेत्र में अवस्थित होता है, जिसे नाभिक कहा गया। जिसे क्या कहा गया दोस्तों? नाभिक कहा गया। तो रदरफोर्ड के द्वारा ही नाभिक की खोज की गई। तो नाभिक एक अति सूक्ष्म क्षेत्र होता है जिस पर परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा लगभग संपूर्ण द्रव्यमान वहां पर अवस्थित होता है। इस एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जो पार्टिकल्स इस परमाणु से आकर टकराते हैं, उनका जो पथ है वो परवलयाकार पथ होता है। और मैं आप लोगों को इसके निष्कर्ष और जो परवलयाकार पथ है वो किस तरीके से बनते हैं, साथ में परिकिणित अल्फा कणों की और परिकिणन कोण के बीच में ग्राफ भी आप लोगों को अब बताने वाला हूं। दोस्तों, अल्फा परिकिणन प्रयोग से निकलने वाले निष्कर्षों की अब चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो परमाणु से या नाभिक से किस प्रकार से परिकिणित होते हैं उसके बारे में बताता हूं, उनका पथ आप लोगों के सामने रखता हूं। दोस्तों, हम यहां पर कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास में एक सोने का परमाणु है। ये हमने थोड़ा सा बड़ा झूम करके दिखाया है
और ये है हमारे पास में इसका नाभिक। ये हमने इसका नाभिक दिखा दिया। हालांकि नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है, 1,00,000 गुना छोटा होता है। हमने समझने के हिसाब से इसको थोड़ा सा बड़ा दिखाया है। ये क्या है? परमाणु। और अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के अंदर ये सोने का परमाणु है, ठीक है। इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स का आपतन करवाया गया। अल्फा पार्टिकल्स के आपतन को आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। मैं यहां पर समांतर लाइनों से अल्फा पार्टिकल्स के पथ को प्रदर्शित कर रहा हूं। ये आपतित अल्फा पार्टिकल्स हैं। ये जब परमाणु के अंदर प्रवेश करते हैं, नाभिक से ये जब टक्कर करते हैं, तो इनका पथ किस प्रकार से होगा वो हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। आप यहां पर देखेंगे कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाते हैं। इस तरीके से उनका पथ होता है। तो जो पार्टिकल्स थोड़े से नाभिक से दूर होते हैं, हालांकि ये परमाणु में से ही गुजर रहे हैं, लेकिन जो नाभिक से दूर हैं वो इस तरीके से गुजर जाएंगे, बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाते हैं। ये हमने दिखाए हैं। जो समांतर लाइनें आप लोग देख रहे हैं, ये अल्फा किरण पुंज है। जो लेड की ईंटों में से निकल रही है वो अल्फा किरण पुंज है। इसको हमने जूम करके दिखाया तो इतनी बड़ी ये अल्फा किरण पुंज प्राप्त होती है। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो परमाणु की नाभिक से दूर अल्फा कण होते हैं वो बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाते हैं। उनका पथ रेखीय होता है, इस तरीके से होगा। जो अल्फा कण के नाभिक के नजदीक होते हैं वो अपने पथ से थोड़े से मुड़ जाएंगे। अल्फा कण धनात्मक होता है और नाभिक भी धनात्मक होता है, दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। तत्पश्चात ये अपने पथ से विचलित हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से अपने पथ से विचलित हो जाएंगे या ऐसे गति करेगा। ये अपने पथ से विचलित हो गया। यहां वाला जो अल्फा पार्टिकल्स है वो भी इस तरीके से मुड़कर इधर चला जाएगा। फिर आप देखें ये वाला जो अल्फा पार्टिकल है इससे प्रतिकर्षित होकर इस तरीके से चला जाता है। यहां पर भी अल्फा पार्टिकल्स हैं वो ऐसे चले जाएंगे, इससे प्रतिकर्षित होकर इस तरीके से जाएंगे ऐसे। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी होंगे जो इससे टकराए और वापस उसी पथ के ऊपर लौट जाते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स का जो पथ है वो इस प्रकार से होता है। हालांकि मोस्टली जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाते हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपने पथ से विचलित हो जाते हैं। और कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी होंगे जो 90 डिग्री से अधिक के कोण पर प्रकीर्णित होंगे, और उनमें से बहुत कम कण ऐसे भी होंगे जिनका प्रकीर्णन 180 डिग्री के कोण पर होगा। तो देखिए मैं एक ग्राफ के जरिए आप लोगों को यह समझाऊंगा कि जो किस अनुपात में किस हिसाब से अल्फा प्रकीर्णन होता है। एक ग्राफ हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। इधर हम ले रहे हैं प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या, प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या। यहां से हम संख्या ले रहे हैं 0, 10, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7 की संख्या में ये अल्फा पार्टिकल्स हैं यहां पर एक और। तो और दूसरी ओर लिया है हमने प्रकीर्णन कोण। प्रकीर्णन कोण इसका मतलब है आपतन की दिशा से कितने डिग्री के ऊपर मुड़ जाते हैं, उसी को ही हम कह रहे हैं प्रकीर्णन कोण। तो जो प्रकीर्णन कोण है उसको भी मैं इस तरीके से लिख देता हूं। ये 20 डिग्री, ये है 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180। प्रकीर्णन कोण का मान 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। हमने 20-20 के अंतराल में प्रकीर्णन कोण को आप लोगों को दिखाया है। यदि यहां पर आप ग्राफ देखेंगे तो इस टाइप का ग्राफ आता है, इस टाइप का ग्राफ मिलेगा कि 180 डिग्री के ऊपर प्रकीर्णित होने वाले कणों की जो संख्या है
वो 0 तो नहीं है लेकिन बहुत कम है, बहुत ही कम है। ये इस तरीके से 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, बहुत कम में पार्टिकल्स होंगे। आप लोगों को ये दिख भी रहा होगा, इस टाइप का जो ग्राफ है वो प्राप्त होता है दोस्तों। अब यहां से जो निष्कर्ष निकलते हैं वो निष्कर्षों की हम बात करते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष, कौन कौन से निष्कर्ष निकलते हैं? पहला निष्कर्ष यह है कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाते हैं, अर्थात परमाणु का अधिकांश हिस्सा खाली रहता है। ज्यादातर अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाते हैं, सीधे ही निकल जाते हैं, अर्थात परमाणु का अधिकांश हिस्सा खाली रहता है, परमाणु का अधिकांश हिस्सा खाली रहता है, परमाणु का अधिकांश हिस्सा खाली रहता है। पहला निष्कर्ष तो यही निकलता है। दूसरा और जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष है कि परमाणु के मध्य भाग में अति सूक्ष्म क्षेत्र में संपूर्ण धनावेश तथा लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उपस्थित होता है, जिसे परमाणु का नाभिक कहा गया। तो देखिए दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है कि परमाणु के केंद्र पर, परमाणु के केंद्र पर अति सूक्ष्म क्षेत्र में, अति सूक्ष्म क्षेत्र में परमाणु का संपूर्ण धनावेश, परमाणु का संपूर्ण धनावेश व परमाणु का संपूर्ण धनावेश व लगभग संपूर्ण द्रव्यमान, लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, लगभग संपूर्ण द्रव्यमान व संपूर्ण द्रव्यमान धनावेश उपस्थित होता है, जिसे नाभिक कहा गया, जिसे नाभिक कहा गया, जिसे नाभिक कहा गया। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण निष्कर्ष। यहां पर एक चीज और देख लेंगे कि जो प्रकीर्णित अल्फा कण है उनका पथ परवलयाकार होता है, प्रकीर्णित अल्फा कणों का पथ परवलयाकार होता है, परवलयाकार होता है। तो देखिए ये एक्सपेरिमेंट था और जो पार्टिकल्स यहां से प्रकीर्णित होते हैं उनका पथ परवलयाकार होता है। तो दोस्तों ये था अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। इस प्रयोग की आपने प्रायोगिक व्यवस्था, इसमें प्रेक्षण तथा इस प्रयोग से निकलने वाले निष्कर्ष देखे और इसी प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया, जिसको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या नाभिकीय मॉडल कहा जाता है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा वो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ही होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।